नमस्कार दोस्तों, हिंदी ऑडियो बुक चैनल में आपका स्वागत है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप जीवन में बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन फिर भी यह स्पष्ट नहीं है कि आपको वास्तव में किस दिशा में जाना चाहिए? क्या कभी ऐसा लगा है कि आपके पास कई सपने हैं, लेकिन उन्हें वास्तविकता में बदलने का कोई स्पष्ट रास्ता नहीं दिखता? अगर हां, तो आज की यह पुस्तक आपके लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकती है। आज हम बात करेंगे डिजाइनिंग योर लाइफ पुस्तक की, जिसे बिल बर्नेट और डेव इवंस ने लिखा है। यह कोई साधारण सेल्फ हेल्प बुक नहीं है। यह स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रसिद्ध डिजाइन थिंकिंग फ्रेमवर्क पर आधारित एक प्रैक्टिकल गाइड है, जो सिखाती है कि जिस तरह डिजाइनर्स किसी प्रोडक्ट को डिजाइन करते हैं, उसी तरह हम अपने जीवन को भी डिजाइन कर सकते हैं। अक्सर लोग सोचते हैं कि सफल और खुशहाल जीवन पाने के लिए उन्हें पहले अपना पैशन खोजना होगा। लेकिन इस पुस्तक के लेखक बताते हैं कि पैशन कोई ऐसी चीज नहीं है जो अचानक मिल जाती है, बल्कि ये लगातार एक्सपेरिमेंट्स, लर्निंग और एक्सपीरियंस के माध्यम से विकसित होता है। इस पुस्तक में आप सीखेंगे कि अपने वर्तमान जीवन का सही आकलन कैसे करें, अपने लिए एक मजबूत कंपस कैसे बनाएं, जीवन में सही दिशा कैसे खोजें, कंफ्यूजन और ओवर थिंकिंग से बाहर कैसे निकलें, और अपने भविष्य के कई संभावित वर्जन्स को डिजाइन करके बेहतर निर्णय कैसे लें। लेखकों का मानना है कि जीवन कोई ऐसी समस्या नहीं है जिसे सॉल्व करना है, बल्कि ये एक डिजाइन प्रोजेक्ट है जिसे लगातार बेहतर बनाया जा सकता है। जब हम इस सोच को अपनाते हैं, तब असफलता भी एक सीख बन जाती है और हर अनुभव हमें अपनी आदर्श जीवन यात्रा के करीब ले जाता है। तो आइए, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं डिजाइनिंग योर लाइफ की ये प्रेरणादायक और प्रैक्टिकल जर्नी, और जानते हैं कि हम अपने जीवन को अधिक मीनिंगफुल, पर्पसफुल और फुलफिलिंग कैसे बना सकते हैं। चैप्टर 1, स्टार्ट वेयर यू आर। हम सभी अपने जीवन में कुछ न कुछ बदलना चाहते हैं। कोई बेहतर करियर चाहता है, कोई मजबूत रिलेशनशिप्स बनाना चाहता है, कोई फाइनेंशियल फ्रीडम की तलाश में है, तो कोई अपने जीवन का पर्पस खोजना चाहता है। लेकिन अधिकांश लोग एक बड़ी गलती करते हैं। वे सीधे भविष्य के बारे में सोचने लगते हैं, बिना ये समझे कि वे आज कहां खड़े हैं। डिजाइनिंग योर लाइफ का पहला और सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत यही है कि किसी भी बेहतर जीवन की शुरुआत वहीं से होती है जहां आप अभी हैं। लेखक बताते हैं कि यदि कोई व्यक्ति किसी नई जगह जाना चाहता है, तो सबसे पहले उसे अपने वर्तमान लोकेशन का पता होना चाहिए। यदि उसे यह नहीं पता कि वो अभी कहां है, तो सही दिशा चुनना लगभग असंभव हो जाता है। यही नियम जीवन पर भी लागू होता है। जब तक आप अपने वर्तमान जीवन की वास्तविक स्थिति को नहीं समझते, तब तक भविष्य की सही योजना नहीं बना सकते। बहुत से लोग अपनी समस्याओं को बढ़ा चढ़ा कर देखते हैं। वे सोचते हैं कि उनका पूरा जीवन खराब है, जबकि वास्तव में समस्या केवल एक छोटे से क्षेत्र में होती है। इसलिए लेखक सुझाव देते हैं कि हमें अपने जीवन का ईमानदारी से आकलन करना चाहिए। इसके लिए वे हेल्थ, वर्क, प्ले और लव नाम के 4 महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर ध्यान देने की सलाह देते हैं। हेल्थ का अर्थ केवल शारीरिक स्वास्थ्य नहीं है, इसमें आपकी मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक स्थिति भी शामिल होती है। यदि शरीर स्वस्थ है लेकिन मन तनाव से भरा हुआ है, तो जीवन में संतुलन नहीं बन सकता। इसी प्रकार यदि मानसिक शांति है लेकिन शरीर कमजोर है, तब भी जीवन की गुणवत्ता प्रभावित होती है। वर्क केवल नौकरी या बिजनेस तक सीमित नहीं है। वर्क का अर्थ उस कार्य से है जिसमें आप अपना समय और ऊर्जा लगाते हैं। यदि आपका काम आपको लगातार थका रहा है और कोई संतुष्टि नहीं दे रहा, तो यह संकेत है कि आपको अपने जीवन के इस क्षेत्र पर ध्यान देने की आवश्यकता है। प्ले जीवन का वह हिस्सा है जिसे लोग अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। प्ले का मतलब केवल खेल नहीं है। यह उन गतिविधियों से जुड़ा है जो आपको खुशी, उत्साह और आनंद देती है। संगीत सुनना, किताब पढ़ना, यात्रा करना, नई चीजें सीखना या दोस्तों के साथ समय बिताना भी प्ले का हिस्सा हो सकता है। यदि जीवन में केवल काम है और आनंद नहीं है, तो धीरे धीरे मोटिवेशन कम होने लगता है। लव का संबंध उन लोगों और चीजों से है जिनसे आप गहरा जुड़ाव महसूस करते हैं। इसमें परिवार, मित्र, रिश्ते और वे गतिविधियां शामिल हैं जो आपके जीवन को मीनिंग देती हैं। मजबूत रिलेशनशिप्स जीवन को अधिक संतुलित और खुशहाल बनाते हैं। लेखक एक महत्वपूर्ण बात बताते हैं कि जीवन को डिजाइन करने के लिए हमें रियलिटी को स्वीकार करना होगा। बहुत से लोग अपनी वर्तमान स्थिति से भागते हैं। वे अपनी कमजोरियों को नजरअंदाज करते हैं या समस्याओं के लिए दूसरों को दोष देते हैं। लेकिन डिजाइन थिंकिंग का पहला नियम है कि आप वास्तविकता को वैसे ही देखें जैसी वह है। जब आप ईमानदारी से अपनी स्थिति को स्वीकार करते हैं, तभी वास्तविक परिवर्तन संभव होता है।
इस अध्याय में डिसफंक्शनल बिलीफ्स यानी गलत मान्यताओं के बारे में भी चर्चा की गई है। ये ऐसी धारणाएं होती हैं जो हमें आगे बढ़ने से रोकती हैं। उदाहरण के लिए, मेरे पास कोई टैलेंट नहीं है, मेरी उम्र निकल चुकी है, मैं कभी सफल नहीं हो सकता, या मेरे लिए अब कुछ बदलना संभव नहीं है। ऐसी मान्यताएं वास्तविकता नहीं होती, बल्कि केवल हमारे मन की कहानियां होती हैं। लेखक सलाह देते हैं कि इन सीमित विश्वासों को पहचान कर उन्हें नए और अधिक उपयोगी विचारों से बदलना चाहिए। जब हम अपने जीवन को ईमानदारी से देखते हैं, अपनी ताकतों और कमजोरियों को स्वीकार करते हैं और वर्तमान स्थिति का स्पष्ट आकलन करते हैं, तब हमारे सामने सुधार के वास्तविक अवसर दिखाई देने लगते हैं। यही वह बिंदु है जहां से जीवन को बेहतर बनाने की यात्रा शुरू होती है। इस अध्याय का मुख्य संदेश बहुत सरल लेकिन शक्तिशाली है। यदि आप अपने जीवन को बदलना चाहते हैं, तो सबसे पहले यह समझिए कि आप अभी कहां खड़े हैं। भविष्य की दिशा तय करने से पहले वर्तमान की सच्चाई को स्वीकार कीजिए, क्योंकि एक शानदार जीवन की शुरुआत किसी जादुई योजना से नहीं, बल्कि अपनी वर्तमान स्थिति को समझने से होती है। चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं अगले चैप्टर की ओर। चैप्टर 2, बिल्डिंग अ कॉम्पस। जीवन में आगे बढ़ने के लिए केवल लक्ष्य होना पर्याप्त नहीं होता, बल्कि सही दिशा का होना भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है। बहुत से लोग लगातार मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी संतुष्टि महसूस नहीं करते, क्योंकि वे ये नहीं जानते कि वे वास्तव में किस दिशा में जाना चाहते हैं। डिजाइनिंग योर लाइफ का दूसरा अध्याय इसी महत्वपूर्ण विषय पर केंद्रित है और सिखाता है कि जीवन में अपना व्यक्तिगत कंपस कैसे बनाया जाए। लेखकों के अनुसार कंपस वो चीज है जो हमें कठिन परिस्थितियों में भी सही दिशा दिखाती है। जिस प्रकार समुद्र में यात्रा करने वाला नाविक कंपस के बिना रास्ता भटक सकता है, उसी प्रकार जीवन में भी स्पष्ट दिशा के बिना व्यक्ति भ्रम और असंतोष का शिकार हो सकता है। इस अध्याय में दो महत्वपूर्ण अवधारणाओं पर चर्चा की गई है, वर्क व्यू और लाइफ व्यू। वर्क व्यू का अर्थ है काम और करियर के प्रति आपका दृष्टिकोण। आप काम क्यों करते हैं? आपके लिए काम का क्या महत्व है? क्या काम केवल पैसा कमाने का साधन है, या ये दुनिया में योगदान देने का एक माध्यम है? क्या आप अपने काम के माध्यम से सीखना चाहते हैं, लोगों की मदद करना चाहते हैं, या किसी बड़े उद्देश्य का हिस्सा बनना चाहते हैं? लेखक सुझाव देते हैं कि हर व्यक्ति को अपने वर्क व्यू को स्पष्ट रूप से समझना चाहिए, क्योंकि जब तक आपको यह नहीं पता होगा कि काम आपके लिए क्या मायने रखता है, तब तक सही करियर चुनना कठिन रहेगा। दूसरी ओर लाइफ व्यू आपके जीवन के मूल विश्वासों और मूल्यों से जुड़ा होता है। यह बताता है कि आप जीवन को किस नजरिए से देखते हैं। आपके लिए सफलता का क्या अर्थ है? खुशी कहां से आती है? रिश्तों का महत्व कितना है? और जीवन का उद्देश्य क्या है? हर व्यक्ति का लाइफ व्यू अलग हो सकता है। कुछ लोगों के लिए परिवार सबसे महत्वपूर्ण होता है, कुछ लोगों के लिए स्वतंत्रता, कुछ के लिए सेवा और कुछ के लिए उपलब्धियां। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि आप अपने मूल मूल्यों को स्पष्ट रूप से समझें। लेखक बताते हैं कि जब वर्क व्यू और लाइफ व्यू एक दूसरे के साथ मेल खाते हैं, तब व्यक्ति अपने जीवन में अधिक संतुलन और संतुष्टि महसूस करता है। लेकिन जब दोनों के बीच टकराव होता है, तब तनाव और असंतोष पैदा होने लगता है। उदाहरण के लिए, यदि किसी व्यक्ति का लाइफ व्यू परिवार को प्राथमिकता देना है, लेकिन उसका काम उसे लगातार परिवार से दूर रखता है, तो समय के साथ वो आंतरिक संघर्ष महसूस करेगा। इसी प्रकार, यदि कोई व्यक्ति समाज की सेवा करना चाहता है, लेकिन केवल पैसे के लिए ऐसा काम कर रहा है जिसमें उसे कोई अर्थ महसूस नहीं होता, तो वो धीरे धीरे निराश होने लगेगा। इस अध्याय का उद्देश्य आपको अपने जीवन के मूल सिद्धांतों को पहचानने में मदद करना है। लेखक सलाह देते हैं कि आप अपने वर्क व्यू और लाइफ व्यू को लिखें और फिर देखें कि दोनों कितने हद तक एक दूसरे के साथ मेल खाते हैं। जब व्यक्ति अपने मूल्यों को समझ लेता है, तो निर्णय लेना आसान हो जाता है, क्योंकि तब वो बाहरी दबावों के बजाय अपने आंतरिक कंपस के अनुसार आगे बढ़ता है। उसे हर मोड़ पर दूसरों की राय पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। लेखकों का मानना है कि एक सफल जीवन का अर्थ केवल अधिक पैसा या बड़ी उपलब्धियां नहीं है, बल्कि ऐसा जीवन जीना है जो आपके मूल्यों और विश्वासों के अनुरूप हो। जब आपका काम और आपका जीवन एक ही दिशा में आगे बढ़ते हैं, तब आप अधिक मीनिंगफुल, पर्पसफुल और फुलफिलिंग जीवन का अनुभव करते हैं।
इस अध्याय का मुख्य संदेश ये है कि जीवन में सही दिशा पाने के लिए आपको अपना आंतरिक कंपस बनाना होगा, और ये कंपस आपके वर्क व्यू और लाइफ व्यू से मिलकर बनता है। जब ये दोनों स्पष्ट और संतुलित होते हैं, तब जीवन के बड़े से बड़े निर्णय भी अधिक आत्मविश्वास और स्पष्टता के साथ लिए जा सकते हैं। चैप्टर 3 वे फाइंडिंग। जीवन में सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक ये नहीं है कि हमारे पास अवसर नहीं है, बल्कि ये है कि हमें अक्सर ये पता नहीं होता कि कौन सा रास्ता हमारे लिए सही है। बहुत से लोग अपने करियर, रिश्तों और जीवन के महत्वपूर्ण निर्णयों को लेकर भ्रमित रहते हैं। वे लगातार सोचते रहते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए, लेकिन जितना अधिक सोचते हैं उतना ही अधिक उलझ जाते हैं। डिजाइनिंग योर लाइफ का तीसरा अध्याय वे फाइंडिंग इसी समस्या का समाधान प्रस्तुत करता है। लेखकों के अनुसार वे फाइंडिंग का अर्थ है जीवन में अपनी दिशा को महसूस करना और उसे खोजते हुए आगे बढ़ना। यह किसी निश्चित नक्शे का पालन करना नहीं है, बल्कि लगातार अनुभवों के माध्यम से यह समझना है कि कौन सा रास्ता आपके लिए सबसे अधिक अर्थपूर्ण है। अक्सर लोग ये मानते हैं कि उन्हें पहले अपने जीवन का पूरा रोड मैप तैयार करना होगा और उसके बाद ही आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन लेखक बताते हैं कि वास्तविक जीवन ऐसा नहीं होता। जीवन में अधिकांश महत्वपूर्ण रास्ते चलते चलते ही दिखाई देते हैं, इसलिए हर उत्तर पहले से जानने की आवश्यकता नहीं है। इस अध्याय में एंगेजमेंट और एनर्जी दो महत्वपूर्ण संकेतकों के बारे में बताया गया है। लेखक कहते हैं कि यदि आप ये जानना चाहते हैं कि कौन सा काम या गतिविधि आपके लिए सही है, तो आपको इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि कौन सी चीजें आपको पूरी तरह शामिल कर देती हैं और कौन सी चीजें आपको ऊर्जा प्रदान करती हैं। जब आप किसी कार्य में इतने डूब जाते हैं कि समय का ध्यान नहीं रहता, तब आप एंगेजमेंट का अनुभव कर रहे होते हैं। ये एक महत्वपूर्ण संकेत है कि वो गतिविधि आपके लिए अर्थपूर्ण हो सकती है। इसी प्रकार कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिन्हें करने के बाद आप अधिक उत्साहित और ऊर्जावान महसूस करते हैं, जबकि कुछ कार्य आपको थका देते हैं, भले ही उनमें अधिक मेहनत न लगी हो। लेखक सलाह देते हैं कि आपको उन गतिविधियों को पहचानना चाहिए जो आपकी ऊर्जा को बढ़ाती हैं। इस उद्देश्य के लिए लेखक गुड टाइम जर्नल रखने की सलाह देते हैं। ये एक सरल लेकिन शक्तिशाली अभ्यास है, जिसमें आप प्रतिदिन उन गतिविधियों को लिखते हैं जिन्होंने आपको उत्साहित किया और उन गतिविधियों को भी नोट करते हैं जिन्होंने आपकी ऊर्जा कम कर दी। समय के साथ ये जर्नल आपको ऐसे पैटर्न दिखाने लगता है जिन्हें सामान्य परिस्थितियों में पहचानना कठिन होता है। आप समझने लगते हैं कि किन परिस्थितियों में आप सबसे अधिक जीवंत महसूस करते हैं और किन परिस्थितियों में आपका उत्साह कम हो जाता है। लेखकों का मानना है कि जीवन में सही दिशा खोजने के लिए केवल तर्क पर्याप्त नहीं है। आपको अपने अनुभवों और भावनाओं पर भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि कई बार हमारा मन उन चीजों को पहचान लेता है जिन्हें हमारा दिमाग अभी तक शब्दों में व्यक्त नहीं कर पाता। वे फाइंडिंग का अर्थ ये नहीं है कि आप तुरंत अपने जीवन का अंतिम उद्देश्य खोज लें, बल्कि इसका अर्थ ये है कि आप अपने अनुभवों से सीखते हुए धीरे धीरे सही दिशा की ओर बढ़ें। हर अनुभव आपको अपने बारे में कुछ नया सिखाता है और हर कदम आपको अधिक स्पष्टता देता है। इस अध्याय का मुख्य संदेश ये है कि जीवन की सही दिशा केवल सोचने से नहीं मिलती, बल्कि अनुभव करने से मिलती है। जब आप अपनी ऊर्जा, अपने उत्साह और अपने फ्लो मोमेंट्स पर ध्यान देते हैं, तब आप धीरे धीरे उस रास्ते को पहचानने लगते हैं जो वास्तव में आपके लिए बना है, और यही प्रक्रिया आपको एक अधिक मीनिंगफुल और सैटिस्फाइंग जीवन की ओर ले जाती है। चैप्टर 4 गेटिंग अनस्टक। जीवन में ऐसे क्षण हर व्यक्ति के सामने आते हैं जब वो खुद को फंसा हुआ महसूस करता है। उसे लगता है कि आगे बढ़ने का कोई रास्ता नहीं है, और जो स्थिति आज है वही शायद हमेशा बनी रहेगी। बहुत से लोग वर्षों तक इसी मानसिक अवस्था में जीते रहते हैं। वे बदलाव चाहते हैं, लेकिन पहला कदम उठाने का साहस नहीं कर पाते। डिजाइनिंग योर लाइफ का यह अध्याय इसी समस्या पर केंद्रित है और बताता है कि जब जीवन रुका हुआ महसूस हो, तब उससे बाहर कैसे निकला जाए। लेखकों के अनुसार अधिकांश लोग वास्तव में परिस्थितियों में नहीं, बल्कि अपनी सोच में फंस जाते हैं। वे किसी समस्या को इतना बड़ा बना लेते हैं कि उन्हें कोई समाधान दिखाई ही नहीं देता। धीरे धीरे उनका ध्यान अवसरों से हटकर केवल समस्याओं पर केंद्रित हो जाता है। इस अध्याय में डिजाइन थिंकिंग के एक महत्वपूर्ण सिद्धांत रीफ्रेमिंग के बारे में बताया गया है। रीफ्रेमिंग का अर्थ है किसी समस्या को एक नए दृष्टिकोण से देखना। अक्सर समस्या स्वयं उतनी बड़ी नहीं होती जितनी बड़ी हमारी उसके बारे में बनी हुई धारणा होती है। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति सोचता है कि उसे अपनी वर्तमान नौकरी हमेशा करनी पड़ेगी, तो वो खुद को सीमित कर लेता है।
लेकिन यदि वो ये प्रश्न पूछे कि मैं अपने अनुभव और कौशल का उपयोग किन अन्य क्षेत्रों में कर सकता हूं, तो उसके सामने नए अवसर खुलने लगते हैं। लेखक बताते हैं कि जब भी हम किसी समस्या में फंस जाएं, तो हमें ये मानकर चलना चाहिए कि समस्या को देखने का कोई दूसरा तरीका भी हो सकता है, क्योंकि हर समस्या के पीछे कई संभावित समाधान छिपे होते हैं। इस अध्याय में डिसफंक्शनल बिलीफ्स पर भी विस्तार से चर्चा की गई है। ये वे सीमित मान्यताएं होती हैं जो हमें आगे बढ़ने से रोकती हैं, जैसे मैं पर्याप्त योग्य नहीं हूं, मेरे लिए अब बहुत देर हो चुकी है, मेरे पास कोई विकल्प नहीं है, या मैं कभी सफल नहीं हो सकता। लेखकों का कहना है कि ऐसी मान्यताओं को बिना जांचे स्वीकार नहीं करना चाहिए, बल्कि उन्हें चुनौती देनी चाहिए। जब हम अपने विचारों की सच्चाई को परखते हैं, तब हमें पता चलता है कि उनमें से कई केवल डर और असुरक्षा पर आधारित होते हैं। गेटिंग अनस्टक का एक और महत्वपूर्ण हिस्सा क्यूरियोसिटी है। लेखक कहते हैं कि जब हम किसी समस्या को लेकर जिज्ञासु हो जाते हैं, तब हमारा ध्यान भय से हटकर खोज पर केंद्रित हो जाता है। हम ये पूछना शुरू करते हैं कि क्या संभव है, और यही प्रश्न नए रास्तों की शुरुआत बन जाता है। बहुत से लोग सही उत्तर खोजने में इतने व्यस्त रहते हैं कि वे नए प्रश्न पूछना ही भूल जाते हैं, जबकि डिजाइन थिंकिंग का उद्देश्य सही प्रश्नों की खोज करना है, क्योंकि सही प्रश्न अक्सर सही उत्तरों से अधिक शक्तिशाली होते हैं। इस अध्याय में यह भी बताया गया है कि छोटे छोटे प्रयोग बड़े बदलावों का आधार बन सकते हैं। आपको अपने पूरे जीवन को एक ही दिन में बदलने की आवश्यकता नहीं है। कभी कभी एक छोटी बातचीत, एक नई स्किल सीखना या किसी नए अवसर को एक्सप्लोर करना भी आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। लेखकों का मानना है कि एक्शन हमेशा क्लैरिटी से पहले आता है। अधिकांश लोग सोचते हैं कि पहले उन्हें पूरी स्पष्टता मिलनी चाहिए और फिर वे कदम उठाएंगे, लेकिन वास्तविकता इसके विपरीत है। जब आप कदम उठाते हैं, तभी स्पष्टता विकसित होती है। इसलिए यदि आप अपने जीवन में फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं, तो सबसे पहले अपनी सोच को चुनौती दीजिए। अपनी सीमित मान्यताओं को पहचानिए, नए दृष्टिकोण अपनाइए और छोटे छोटे प्रयोग शुरू कीजिए। इस अध्याय का मुख्य संदेश यह है कि कोई भी व्यक्ति हमेशा के लिए फंसा हुआ नहीं रहता। जब आप अपनी समस्या को नए नजरिए से देखना सीख जाते हैं और छोटे कदमों के माध्यम से आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं, तब धीरे धीरे नए अवसर दिखाई देने लगते हैं, और वही अवसर आपको एक नए और बेहतर जीवन की ओर ले जाते हैं। चैप्टर 5 डिजाइन योर लाइव्स। अधिकांश लोग ये मानते हैं कि उनके लिए केवल एक ही सही जीवन है, और यदि उन्होंने गलत निर्णय ले लिया तो उनका भविष्य खराब हो सकता है। यही सोच लोगों को डर और असमंजस में फंसा देती है। वे किसी एक परफेक्ट रास्ते की इन्फ्लुएंसेस वर्षों तक इंतजार करते रहते हैं। डिजाइनिंग योर लाइफ का यह अध्याय इस भ्रम को तोड़ता है और एक बिल्कुल नया दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। लेखकों के अनुसार किसी भी व्यक्ति के लिए केवल एक आदर्श जीवन नहीं होता, बल्कि कई अलग अलग अच्छे जीवन संभव होते हैं। हर व्यक्ति के सामने अनेक संभावनाएं होती हैं, और वो अपने चुनावों के आधार पर अलग अलग प्रकार के संतोषजनक जीवन जी सकता है। ये विचार बहुत शक्तिशाली है, क्योंकि ये हमें गलत निर्णय लेने के डर से मुक्त करता है। जब हमें ये समझ में आता है कि सफलता और खुशी के कई रास्ते हो सकते हैं, तब हम अधिक साहस के साथ नए अवसरों को अपनाने लगते हैं। इस अध्याय में ओडिसी प्लान्स की अवधारणा प्रस्तुत की गई है। यह डिजाइन थिंकिंग का एक महत्वपूर्ण अभ्यास है, जिसमें व्यक्ति अपने भविष्य के 3 अलग अलग संभावित जीवन की कल्पना करता है। पहली योजना वो होती है जिसे आप वर्तमान में जी रहे हैं। यदि सब कुछ सामान्य रूप से चलता रहा, तो अगले कुछ वर्षों में आपका जीवन कैसा दिखेगा। दूसरी योजना वो होती है जिसमें आप पूरी तरह अलग दिशा चुनते हैं। यदि आपका वर्तमान करियर या जीवन पथ उपलब्ध न हो, तो आप क्या करेंगे। तीसरी योजना वो होती है जिसमें पैसे, सामाजिक दबाव या असफलता का कोई डर न हो। तब आप कौन सा जीवन चुनना पसंद करेंगे। जब लोग ये अभ्यास करते हैं, तो उन्हें पता चलता है कि उनके सामने केवल एक नहीं, बल्कि कई संभावित रास्ते मौजूद हैं। ये समझ उनके भीतर नई ऊर्जा और आत्मविश्वास पैदा करती है। लेखक बताते हैं कि ओडिसी प्लान्स का उद्देश्य भविष्य की सटीक भविष्यवाणी करना नहीं है, बल्कि संभावनाओं को देखना है। क्योंकि जब हम विभिन्न विकल्पों की कल्पना करते हैं, तब हमारा दिमाग नए अवसरों को पहचानने लगता है। इस अध्याय में यह भी समझाया गया है कि किसी योजना का मूल्य केवल उसकी सफलता में नहीं, बल्कि उससे मिलने वाली सीख में भी होता है। हर योजना हमें अपने बारे में कुछ नया सिखाती है और हमारे दृष्टिकोण को व्यापक बनाती है। बहुत से लोग अपने सपनों को इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वे अवास्तविक हैं।
लेकिन लेखक कहते हैं कि कई बार सबसे असामान्य विचार ही सबसे अधिक मीनिंगफुल जीवन का आधार बनते हैं। इसलिए हमें अपनी कल्पना शक्ति को सीमित नहीं करना चाहिए। जब आप अपने जीवन के विभिन्न संस्करणों की कल्पना करते हैं, तब आप ये महसूस करते हैं कि आपकी पहचान किसी एक नौकरी, किसी एक भूमिका या किसी एक उपलब्धि तक सीमित नहीं है। आप उससे कहीं अधिक हैं और आपके भीतर कई संभावनाएं मौजूद हैं। लेखकों का मानना है कि जीवन को डिजाइन करने का अर्थ है अपने लिए विकल्पों का निर्माण करना। जितने अधिक विकल्प होंगे, उतनी अधिक स्वतंत्रता और स्पष्टता आपके पास होगी। इस अध्याय का मुख्य संदेश यह है कि आपके लिए केवल एक सही जीवन नहीं है, बल्कि कई शानदार जीवन संभव हैं। इसलिए किसी एक रास्ते से चिपकने के बजाय संभावनाओं का अन्वेषण कीजिए, नए विकल्पों की कल्पना कीजिए और अपने में के विभिन्न रूपों को देखने का साहस रखिए, क्योंकि अक्सर वही व्यक्ति सबसे अधिक संतुष्ट जीवन जीता है जो अपनी संभावनाओं को सीमित नहीं करता। चैप्टर 6 प्रोटोटाइपिंग। जब लोग अपने भविष्य के बारे में सोचते हैं तो वे अक्सर ये मान लेते हैं कि उन्हें कोई बड़ा और अंतिम निर्णय लेना होगा। यही सोच उन्हें डराती है, क्योंकि उन्हें लगता है कि यदि उन्होंने गलत चुनाव कर लिया तो उसका परिणाम लंबे समय तक भुगतना पड़ेगा। डिजाइनिंग योर लाइफ का ये अध्याय इस डर को दूर करता है और एक शक्तिशाली सिद्धांत सिखाता है जिसे प्रोटोटाइपिंग कहा जाता है। डिजाइनर्स जब कोई नया प्रोडक्ट बनाते हैं तो वे उसे सीधे अंतिम रूप में तैयार नहीं करते। वे पहले उसका प्रोटोटाइप बनाते हैं, एक छोटा मॉडल जिसे वे परख सकें, उससे सीख सकें और आवश्यक सुधार कर सकें। लेखक बताते हैं कि जीवन के बड़े निर्णयों के लिए भी यही तरीका अपनाया जा सकता है। प्रोटोटाइपिंग का अर्थ है किसी संभावित भविष्य को पूरी तरह अपनाने से पहले उसका छोटा अनुभव प्राप्त करना, ताकि आप वास्तविकता को समझ सकें और बेहतर निर्णय ले सकें। बहुत से लोग किसी करियर, बिजनेस या रिलेशनशिप के बारे में केवल कल्पना करते रहते हैं। वे सोचते हैं कि यदि वे उस रास्ते पर जाएंगे तो उनका जीवन कैसा होगा, लेकिन कल्पना और वास्तविकता में अक्सर बड़ा अंतर होता है। लेखकों का कहना है कि सोचने के बजाय अनुभव करना अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि वास्तविक अनुभव हमें वो जानकारी देता है जो केवल विचारों से कभी नहीं मिल सकती। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति शिक्षक बनना चाहता है तो उसे सीधे नौकरी छोड़कर नया करियर शुरू करने की आवश्यकता नहीं है। वो पहले किसी वर्कशॉप में टीचिंग कर सकता है, किसी संस्था में वॉलंटियर बन सकता है या छात्रों के साथ काम कर सकता है। इससे उसे वास्तविक अनुभव मिलेगा और वो समझ पाएगा कि ये रास्ता वास्तव में उसके लिए सही है या नहीं। इसी प्रकार, यदि कोई व्यक्ति अपना बिजनेस शुरू करना चाहता है तो वो पहले छोटे स्तर पर अपने वनिचार का परीक्षण कर सकता है। इससे उसे बाजार, ग्राहकों और अपनी क्षमताओं के बारे में व्यावहारिक जानकारी प्राप्त होगी। इस अध्याय में लाइफ प्रोटोटाइप इंटरव्यू का भी उल्लेख किया गया है। लेखक सलाह देते हैं कि जिस क्षेत्र में आप रुचि रखते हैं उस क्षेत्र के लोगों से बातचीत करें, उनके अनुभव जानें और समझें कि उनका दैनिक जीवन वास्तव में कैसा है। अक्सर हम किसी पेशे या जीवन शैली के बारे में केवल बाहर से देखकर राय बना लेते हैं, लेकिन जब हम उन लोगों से बात करते हैं जो वास्तव में वो जीवन जी रहे हैं, तब हमें वास्तविक तस्वीर दिखाई देती है। लेखक बताते हैं कि हर प्रोटोटाइप का उद्देश्य सफलता प्राप्त करना नहीं होता, बल्कि सीखना होता है। यदि किसी प्रयोग से आपको ये पता चलता है कि कोई रास्ता आपके लिए सही नहीं है, तो वो भी एक मूल्यवान परिणाम है, क्योंकि उसने आपको समय और ऊर्जा बचाने में मदद की है। इस अध्याय में यह भी बताया जा है कि असफल प्रोटोटाइप जैसी कोई चीज नहीं होती। हर अनुभव आपको नई जानकारी देता है और आपको अपने आदर्श जीवन के और करीब ले जाता है। बहुत से लोग इसलिए आगे नहीं बढ़ पाते क्योंकि वे पूर्ण निश्चितता चाहते हैं, लेकिन जीवन में पूर्ण निश्चितता लगभग कभी नहीं मिलती। इसलिए बुद्धिमानी इसी में है कि छोटे प्रयोग किए जाएं और उनसे लगातार सीखा जाए। प्रोटोटाइपिंग हमें यह समझने में मदद करता है कि भविष्य कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे केवल योजना बनाकर हासिल किया जाए, बल्कि ये कुछ ऐसा है जिसे अनुभवों के माध्यम से खोजा जाता है। लेखकों का मानना है कि जितने अधिक प्रयोग आप करेंगे, उतनी अधिक स्पष्टता आपको मिलेगी, और जितनी अधिक स्पष्टता होगी, उतना ही आत्मविश्वास आपके निर्णयों में दिखाई देगा। इस अध्याय का मुख्य संदेश ये है कि अपने भविष्य के बारे में केवल सोचिए मत, उसे छोटे छोटे प्रयोगों के माध्यम से जी कर देखिए, क्योंकि वास्तविक अनुभव हमेशा कल्पना से अधिक सटीक मार्गदर्शन देता है, और यही प्रक्रिया आपको एक ऐसे जीवन की ओर ले जाती है जो वास्तव में आपके लिए मीनिंगफुल और फुलफिलिंग हो। चैप्टर 7 हाउ नॉट टू गेट अ जॉब। अधिकांश लोग जब नौकरी खोजने की प्रक्रिया शुरू करते हैं तो वे पारंपरिक तरीकों का उपयोग करते हैं। वे अपना रेज्यूमे तैयार करते हैं, विभिन्न कंपनियों में आवेदन भेजते हैं
और इंटरव्यू के लिए इंतजार करते हैं। लेकिन कई बार महीनों की मेहनत के बाद भी उन्हें अपेक्षित परिणाम नहीं मिलते। डिजाइनिंग योर लाइफ का यह अध्याय बताता है कि नौकरी पाने का सबसे प्रभावी तरीका केवल आवेदन भेजना नहीं है, बल्कि लोगों और अवसरों के साथ सही तरीके से जुड़ना है। लेखकों के अनुसार नौकरी की दुनिया के बारे में लोगों की सबसे बड़ी गलतफहमी यह है कि वे सोचते हैं कि सभी अवसर जॉब पोर्टल्स और एडवर्टाइजमेंट्स पर दिखाई देते हैं, जबकि वास्तविकता यह है कि बहुत सी अच्छी अपॉर्चुनिटीज कभी सार्वजनिक रूप से प्रकाशित ही नहीं होती। इसे हिडन जॉब मार्केट कहा जाता है और यह वह क्षेत्र है जहां बड़ी संख्या में अवसर केवल नेटवर्किंग और पर्सनल कनेक्शंस के माध्यम से उपलब्ध होते हैं। इस अध्याय में लेखक बताते हैं कि यदि आप केवल ऑनलाइन एप्लीकेशंस पर निर्भर रहते हैं तो आप हजारों अन्य उम्मीदवारों के साथ प्रतिस्पर्धा कर रहे होते हैं। लेकिन यदि आप सही लोगों से जुड़ते हैं और वास्तविक बातचीत करते हैं तो आपके लिए नए दरवाजे खुल सकते हैं। लेखक नेटवर्किंग को केवल लोगों से लाभ लेने की प्रक्रिया नहीं मानते, बल्कि इसे सीखने और संबंध बनाने का माध्यम बताते हैं। जब आप किसी व्यक्ति से उसके अनुभवों के बारे में बात करते हैं तो आप केवल जानकारी नहीं प्राप्त करते, बल्कि एक कनेक्शन भी बनाते हैं। इस अध्याय में इंफॉर्मेशनल इंटरव्यू की अवधारणा को विशेष महत्व दिया गया है। यह ऐसा इंटरव्यू नहीं होता जिसमें आप नौकरी मांगते हैं, बल्कि इसमें आप किसी क्षेत्र या पेशे के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप किसी नए करियर में रुचि रखते हैं तो उस क्षेत्र में काम करने वाले लोगों से मिलकर उनके अनुभव जान सकते हैं। आप उनसे पूछ सकते हैं कि उनका दैनिक कार्य कैसा होता है, उन्होंने अपनी यात्रा कैसे शुरू की और इस क्षेत्र में सफल होने के लिए किन स्किल्स की आवश्यकता होती है। ऐसी बातचीत आपको वास्तविक दुनिया की जानकारी देती है जो किसी वेबसाइट या जॉब डिस्क्रिप्शन से प्राप्त नहीं हो सकती। लेखकों का कहना है कि अधिकांश लोग नौकरी खोजने के बजाय लोगों को जानने की कोशिश करें, क्योंकि अक्सर अवसर रिश्तों के माध्यम से सामने आते हैं। इस अध्याय में यह भी बताया गया है कि रेज्यूमे और डिग्रीज महत्वपूर्ण हो सकते हैं, लेकिन वे सफलता की पूरी कहानी नहीं है। कई बार किसी व्यक्ति की जिज्ञासा, सीखने की इच्छा और लोगों के साथ जुड़ने की क्षमता उससे कहीं अधिक प्रभावशाली साबित होती है। बहुत से लोग रिजेक्शन से डरते हैं, लेकिन लेखक समझाते हैं कि अस्वीकृति नौकरी खोजने की प्रक्रिया का स्वाभाविक हिस्सा है। हर ना आपको उस हां के करीब ले जाती है जिसकी आप तलाश कर रहे हैं। इसलिए रिजेक्शन को व्यक्तिगत असफलता के रूप में नहीं देखना चाहिए। लेखकों का मानना है कि करियर केवल नौकरी पाने का साधन नहीं है, बल्कि यह सीखने, बढ़ने और योगदान देने की यात्रा है। इसलिए नौकरी की खोज को भी एक डिजाइन प्रोसेस की तरह देखना चाहिए, जिसमें आप लगातार एक्सपेरिमेंट करते हैं, सीखते हैं और अपने दृष्टिकोण को बेहतर बनाते हैं। इस अध्याय का मुख्य संदेश यह है कि नौकरी केवल रेज्यूमे भेजने से नहीं मिलती, बल्कि लोगों के साथ मीनिंगफुल कनेक्शंस बनाने से मिलती है। यदि आप जिज्ञासु बने रहते हैं, नए लोगों से सीखते हैं और अवसरों को खोजने के लिए सक्रिय रहते हैं, तो आपके सामने ऐसे रास्ते खुल सकते हैं जिनकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। चैप्टर 8, डिजाइनिंग योर ड्रीम जॉब। हर व्यक्ति अपने जीवन में ऐसा काम करना चाहता है जो उसे केवल पैसा ही ना दे, बल्कि संतुष्टि, खुशी और उद्देश्य का अनुभव भी कराए। लेकिन बहुत से लोग अपने ड्रीम जॉब को किसी जादुई अवसर की तरह देखते हैं। उन्हें लगता है कि एक दिन अचानक उन्हें वो परफेक्ट नौकरी मिल जाएगी जो उनकी सभी समस्याओं का समाधान कर देगी। डिजाइनिंग योर लाइफ का यह अध्याय इस सोच को बदलता है और बताता है कि ड्रीम जॉब खोजी नहीं जाती, बल्कि डिजाइन की जाती है। लेखकों के अनुसार कोई भी नौकरी शुरू से परफेक्ट नहीं होती। अधिकांश लोग अपने करियर की शुरुआत साधारण अवसरों से करते हैं और धीरे धीरे उन्हें अपने मूल्यों, रुचियों और क्षमताओं के अनुसार आकार देते हैं। इस अध्याय में एक महत्वपूर्ण विचार प्रस्तुत किया गया है कि आपको नौकरी के टाइटल से अधिक उसके अनुभव पर ध्यान देना चाहिए। बहुत से लोग किसी विशेष पद या कंपनी के पीछे भागते हैं, लेकिन कुछ समय बाद उन्हें महसूस होता है कि वो काम उन्हें खुशी नहीं दे रहा। वास्तविक संतुष्टि इस बात से आती है कि आप रोज क्या करते हैं, किन लोगों के साथ काम करते हैं और आपके कार्य का प्रभाव क्या है। लेखक बताते हैं कि ड्रीम जॉब का अर्थ हर व्यक्ति के लिए अलग हो सकता है। किसी के लिए ये क्रिएटिव फ्रीडम हो सकती है, किसी के लिए फाइनेंशियल सिक्योरिटी, किसी के लिए लोगों की सेवा और किसी के लिए लगातार सीखने और विकसित होने का अवसर। इसलिए सबसे पहले यह समझना आवश्यक है कि आपके लिए वास्तव में महत्वपूर्ण क्या है। यदि आप अपने मूल्यों को नहीं समझते तो किसी भी नौकरी में लंबे समय तक संतुष्टि प्राप्त करना कठिन होगा। इस अध्याय में जॉब क्राफ्टिंग की अवधारणा पर भी चर्चा की गई है। जॉब क्राफ्टिंग का अर्थ है अपनी वर्तमान नौकरी को इस प्रकार बदलना कि वो आपके लिए अधिक मीनिंगफुल बन जाए।
बहुत से लोग सोचते हैं कि उन्हें खुश होने के लिए नौकरी बदलनी होगी, लेकिन कई बार केवल अपने कार्य करने के तरीके में बदलाव लाकर भी अधिक संतुष्टि प्राप्त की जा सकती है। उदाहरण के लिए, यदि आपको लोगों की मदद करना पसंद है, तो आप अपनी वर्तमान भूमिका में ऐसे अवसर खोज सकते हैं जहां आप दूसरों का मार्गदर्शन कर सकें। यदि आपको क्रिएटिविटी पसंद है, तो आप अपने कार्य में नए विचार और नए तरीके शामिल कर सकते हैं। लेखकों का कहना है कि करियर कोई सीढ़ी नहीं है जिस पर केवल ऊपर चढ़ना हो, बल्कि ये एक जर्नी है जिसमें व्यक्ति लगातार सीखता है, बदलता है और विकसित होता है। इस अध्याय में यह भी बताया गया है कि ड्रीम जॉब केवल स्किल्स के आधार पर नहीं चुनी जानी चाहिए, बल्कि एनर्जी और एंगेजमेंट के आधार पर भी चुनी जानी चाहिए। यदि कोई काम आपको लगातार ऊर्जा देता है, आपको उत्साहित करता है और आपको अपने सर्वश्रेष्ठ रूप में कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, तो वो आपके लिए सही दिशा का संकेत हो सकता है। लेखक ये भी स्पष्ट करते हैं कि किसी नौकरी में चुनौतियां होना सामान्य बात है। ड्रीम जॉब का अर्थ ये नहीं है कि वहां कोई कठिनाई नहीं होगी, बल्कि इसका अर्थ ये है कि कठिनाइयों के बावजूद आपको अपने कार्य में मीनिंग और पर्पस महसूस होता रहे। जब व्यक्ति अपने मूल्यों, रुचियों और क्षमताओं को समझकर करियर डिसीजंस लेता है, तब उसके लिए काम केवल जीविका कमाने का साधन नहीं रह जाता, बल्कि वो आत्मविकास और योगदान का माध्यम बन जाता है। इस अध्याय का मुख्य संदेश ये है कि ड्रीम जॉब कहीं बाहर आपका इंतजार नहीं कर रही, बल्कि आपको उसे डिजाइन करना है। अपने मूल्यों को समझकर, अपने अनुभवों से सीखकर और अपने कार्य को मीनिंगफुल बनाकर आप ऐसा करियर बना सकते हैं जो केवल सफलता ही नहीं, बल्कि गहरी संतुष्टि और पर्पस भी प्रदान करे। चैप्टर 9, चूजिंग हैप्पीनेस। अधिकांश लोग ये मानते हैं कि खुशी एक ऐसी चीज है जो उन्हें भविष्य में मिलेगी, जब उन्हें बेहतर नौकरी मिल जाएगी, जब वे अधिक पैसा कमा लेंगे, जब उनका सपना पूरा हो जाएगा या जब जीवन की सभी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। लेकिन डिजाइनिंग योर लाइफ का ये अध्याय बताता है कि खुशी कोई अंतिम मंजिल नहीं है, बल्कि ये उन चुनावों का परिणाम है जो हम हर दिन करते हैं। लेखकों के अनुसार बहुत से लोग सफलता का पीछा करते हुए खुशी को टालते रहते हैं। वे सोचते हैं कि पहले उपलब्धियां हासिल करनी है और उसके बाद खुश होना है। लेकिन वास्तविकता यह है कि यदि व्यक्ति वर्तमान में खुशी महसूस करना नहीं सीखता, तो भविष्य की उपलब्धियां भी उसे स्थायी संतुष्टि नहीं दे पाएंगी। इस अध्याय में हैप्पीनेस और फुलफिलमेंट के बीच अंतर को समझाया गया है। खुशी अक्सर उन क्षणों से आती है जो हमें आनंद देते हैं, जबकि फुलफिलमेंट उस गहरी संतुष्टि से जुड़ा होता है जो हमें तब महसूस होती है जब हमारा जीवन हमारे मूल्यों और उद्देश्य के अनुरूप होता है। लेखकों का कहना है कि एक अच्छी तरह डिजाइन किया गया जीवन केवल सुखद अनुभवों का संग्रह नहीं होता, बल्कि ऐसा जीवन होता है जिसमें व्यक्ति अर्थ, उद्देश्य और योगदान का अनुभव करता है। इस अध्याय में चॉइस यानी चुनाव की शक्ति पर विशेष जोर दिया गया है। हर दिन हम छोटे छोटे निर्णय लेते हैं और यही निर्णय हमारे जीवन की गुणवत्ता निर्धारित करते हैं। हम किन लोगों के साथ समय बिताते हैं, हम अपने समय का उपयोग कैसे करते हैं, हम किन अवसरों को अपनाते हैं और किन चीजों को छोड़ते हैं, ये सब हमारे जीवन को आकार देता है। बहुत से लोग ये मान लेते हैं कि उनकी खुशी बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर करती है, लेकिन लेखक बताते हैं कि हमारे दृष्टिकोण और चुनावों का प्रभाव अक्सर परिस्थितियों से अधिक होता है। जब व्यक्ति अपनी तुलना दूसरों से करना बंद कर देता है और अपने जीवन के प्रति कृतज्ञता विकसित करता है, तब वो अधिक संतोष महसूस करने लगता है, क्योंकि खुशी का सबसे बड़ा शत्रु लगातार तुलना करना है। इस अध्याय में यह भी बताया गया है कि पूर्णता की तलाश कई बार खुशी को नष्ट कर देती है। बहुत से लोग हर निर्णय को परफेक्ट बनाना चाहते हैं और इसी कारण वे चिंता और असंतोष का अनुभव करते हैं। लेखकों के अनुसार बेहतर जीवन का लक्ष्य पूर्णता नहीं, बल्कि प्रगति होना चाहिए, क्योंकि जीवन हमेशा बदलता रहता है और कोई भी निर्णय पूरी तरह परफेक्ट नहीं होता। जब हम ये स्वीकार कर लेते हैं कि गलतियां और अनिश्चितताएं जीवन का हिस्सा हैं, तब हम अधिक स्वतंत्रता और शांति महसूस करते हैं। इस अध्याय में ग्रैटिट्यूड की शक्ति पर भी चर्चा की गई है। जब व्यक्ति उन चीजों पर ध्यान देना शुरू करता है जो उसके पास हैं, तब उसका दृष्टिकोण बदलने लगता है। वो कमी के बजाय समृद्धि को देखना सीखता है। लेखकों का मानना है कि खुशी किसी बड़ी उपलब्धि के बाद अचानक नहीं आती, बल्कि ये रोजमर्रा के छोटे अनुभवों, रिश्तों, सीखने और योगदान देने की प्रक्रिया में विकसित होती है। यदि आपका जीवन आपके मूल्यों के अनुरूप है, यदि आप ऐसे कार्य कर रहे हैं जो आपको मीनिंग देते हैं, और यदि आप उन लोगों के साथ जुड़े हुए हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण हैं,
तो आप पहले से ही खुशी की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। इस अध्याय का मुख्य संदेश यह है कि खुशी कोई ऐसी चीज नहीं है जिसका इंतजार किया जाए, बल्कि ये एक चुनाव है जिसे हर दिन किया जाता है। जब आप अपने मूल्यों के अनुसार जीवन जीते हैं, वर्तमान क्षण की सराहना करते हैं और पूर्णता के बजाय प्रगति पर ध्यान देते हैं, तब आप एक अधिक मीनिंगफुल, जॉयफुल और फुलफिलिंग जीवन का निर्माण करते हैं। चैप्टर 10, फेलियर इम्यूनिटी। असफलता एक ऐसा शब्द है जिससे अधिकांश लोग डरते हैं। बहुत से लोगों के सपने केवल इसलिए अधूरे रह जाते हैं क्योंकि वे असफल होने की संभावना से घबरा जाते हैं। वे कोई नया कदम नहीं उठाते, कोई नया अवसर नहीं अपनाते और अपनी वर्तमान स्थिति में ही बने रहते हैं। डिजाइनिंग योर लाइफ का यह अध्याय सिखाता है कि असफलता से डरने के बजाय उससे सीखना कैसे चाहिए। लेखकों के अनुसार असफलता जीवन का एक स्वाभाविक हिस्सा है। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसने कभी गलती ना की हो या जिसे कभी असफलता का सामना न करना पड़ा हो। वास्तव में हर सफलता के पीछे अनेक छोटी और बड़ी असफलताएं छिपी होती हैं। समस्या असफलता में नहीं होती, बल्कि उस अर्थ में होती है जो हम उसे दे देते हैं। बहुत से लोग एक असफल अनुभव को अपनी पहचान बना लेते हैं। वे सोचने लगते हैं कि यदि वे किसी काम में सफल नहीं हुए तो इसका मतलब है कि वे योग्य नहीं हैं। लेखक बताते हैं कि डिजाइन थिंकिंग की दुनिया में असफलता को अलग नजरिए से देखा जाता है। वहां फेलियर को लर्निंग माना जाता है, क्योंकि हर असफल प्रयास हमें नई जानकारी देता है और बेहतर निर्णय लेने में मदद करता है। इस अध्याय में फेलियर इम्यूनिटी की अवधारणा को समझाया गया है। इसका अर्थ है ऐसी मानसिकता विकसित करना जिसमें असफलता आपको रोकने के बीट्स दे मजबूत बनाए। जब व्यक्ति ये समझ जाता है कि असफलता उसकी पहचान नहीं है बल्कि केवल एक अनुभव है, तब वो अधिक साहस के साथ नए प्रयोग करने लगता है। लेखक एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया बताते हैं जिसे फेलियर रिफ्रेम कहा जाता है। इसमें व्यक्ति अपनी असफलताओं का विश्लेषण करता है और उनसे मिलने वाली सीख को पहचानता है। अक्सर किसी असफल अनुभव में भी ऐसी जानकारी छिपी होती है जो भविष्य की सफलता का आधार बन सकती है। लेकिन यदि हम केवल निराशा पर ध्यान देंगे तो वो सीख कभी दिखाई नहीं देगी। इस अध्याय में यह भी बताया गया है कि लोग असफलता को लेकर कई प्रकार की कहानियां बना लेते हैं। वे सोचते हैं कि यदि वे एक बार असफल हो गए तो उनका भविष्य समाप्त हो गया, जबकि वास्तविकता यह है कि अधिकांश सफल लोगों की यात्रा अनेक असफलताओं से होकर गुजरी है। लेखकों का कहना है कि जीवन में सबसे बड़ा जोखिम असफल होना नहीं बल्कि कोशिश ही न करना है, क्योंकि जब हम प्रयास नहीं करते तब हम सीखने और बढ़ने के अवसर खो देते हैं। जब व्यक्ति असफलता को स्वीकार करना सीख जाता है तब उसका आत्मविश्वास बढ़ता है, क्योंकि उसे पता होता है कि किसी भी परिणाम से वो कुछ न कुछ सीख सकता है। इस अध्याय में ग्रोथ माइंडसेट के महत्व पर भी जोर दिया गया है। ग्रोथ माइंडसेट वो सोच है जिसमें व्यक्ति मानता है कि उसकी क्षमताएं अभ्यास, अनुभव और सीखने के माध्यम से विकसित हो सकती हैं। ऐसी मानसिकता रखने वाले लोग चुनौतियों से भागते नहीं बल्कि उन्हें विकास का अवसर मानते हैं। वे असफलताओं को अपनी सीमाओं का प्रमाण नहीं बल्कि अपनी प्रगति का हिस्सा समझते हैं। लेखकों का मानना है कि एक अच्छी तरह डिजाइन किया गया जीवन वही है जिसमें व्यक्ति जोखिम लेने का साहस रखता है, नए प्रयोग करता है और हर अनुभव से सीखता है। यदि आप हमेशा सुरक्षित रास्ता चुनेंगे तो शायद बड़ी असफलताओं से बच जाएंगे, लेकिन साथ ही जीवन के कई बड़े अवसर भी खो देंगे। इस अध्याय का मुख्य संदेश ये है कि असफलता दुश्मन नहीं बल्कि शिक्षक है। जब आप उसे सीखने के अवसर के रूप में देखना शुरू कर देते हैं तब उसका डर समाप्त होने लगता है और आप अधिक साहस, आत्मविश्वास और स्वतंत्रता के साथ अपने जीवन को डिजाइन कर सकते हैं। चैप्टर 11, बिल्डिंग अ टीम। बहुत से लोग ये मानते हैं कि जीवन की सभी महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना उन्हें अकेले करना चाहिए। वे सोचते हैं कि सफलता पूरी तरह व्यक्तिगत प्रयास का परिणाम है। लेकिन डिजाइनिंग योर लाइफ का अंतिम अध्याय एक अलग और अधिक शक्तिशाली सत्य प्रस्तुत करता है। लेखक बताते हैं कि एक अच्छा जीवन कभी अकेले नहीं बनाया जाता, बल्कि ये मजबूत रिश्तों, सहयोग और सही लोगों के साथ मिलकर बनाया जाता है। जीवन के हर महत्वपूर्ण क्षेत्र में दूसरे लोगों की भूमिका होती है, चाहे वो परिवार हो, मित्र हो, सहकर्मी हो, शिक्षक हो या मार्गदर्शक हो। हमारी सफलता और खुशी पर उनका गहरा प्रभाव पड़ता है। लेखकों के अनुसार यदि आप अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहते हैं तो आपको अपने आसपास ऐसे लोगों का समूह बनाना होगा जो आपका समर्थन करें, आपको प्रेरित करें और आवश्यकता पड़ने पर ईमानदार प्रतिक्रिया भी दें। इस अध्याय में टीम शब्द का उपयोग केवल प्रोफेशनल टीम के लिए नहीं किया गया है, बल्कि उन सभी लोगों के लिए किया गया है जो आपकी जीवन यात्रा का हिस्सा हैं।
जब व्यक्ति कठिन परिस्थितियों का सामना करता है, तब अक्सर उसकी सबसे बड़ी ताकत उसके रिश्ते होते हैं, क्योंकि सही लोग हमें वो दृष्टिकोण और समर्थन दे सकते हैं जो हम स्वयं नहीं देख पाते। लेखक बताते हैं कि जीवन को डिजाइन करने की प्रक्रिया में बातचीत का बहुत महत्व है। जब हम अपने विचारों, सपनों और चुनौतियों को दूसरों के साथ साझा करते हैं, तब हमें नए दृष्टिकोण प्राप्त होते हैं और हमारी सोच अधिक स्पष्ट होती है। इस अध्याय में रेडिकल कोलैबोरेशन की अवधारणा पर भी चर्चा की गई है। इसका अर्थ है दूसरों के साथ मिलकर सीखना, बढ़ना और समस्याओं का समाधान खोजना। बहुत से लोग मदद मांगने में संकोच करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि इससे उनकी कमजोरी दिखाई देगी। लेकिन वास्तव में सहायता मांगना आत्मविश्वास और परिपक्वता का संकेत है। लेखकों का कैंटिंग है कि कोई भी व्यक्ति हर उत्तर नहीं जान सकता, इसलिए दूसरों के अनुभवों और ज्ञान का लाभ उठाना बुद्धिमानी है। जब आप ऐसे लोगों के साथ समय बिताते हैं जो सकारात्मक सोच रखते हैं, सीखने के लिए उत्सुक हैं और विकास पर ध्यान देते हैं, तो उनका प्रभाव धीरे धीरे आपके जीवन पर भी दिखाई देने लगता है। इसी प्रकार यदि आपके आसपास लगातार नकारात्मक सोच रखने वाले लोग हैं, तो वे आपकी ऊर्जा और आत्मविश्वास को प्रभावित कर सकते हैं। इसलिए अपने सामाजिक वातावरण का चुनाव भी बहुत महत्वपूर्ण है। इस अध्याय में मेंटर और सपोर्ट ग्रुप के महत्व को भी समझाया गया है। एक मेंटर आपको अपने अनुभवों से मार्गदर्शन दे सकता है, जबकि सपोर्ट ग्रुप आपको प्रेरणा और भावनात्मक सहयोग प्रदान कर सकता है। लेखकों का मानना है कि सबसे सफल और संतुष्ट लोग वे नहीं होते जो सब कुछ अकेले करते हैं, बल्कि वे होते हैं जो मजबूत संबंध बनाना जानते हैं और आवश्यकता पड़ने पर दूसरों की सहायता स्वीकार करते हैं। जीवन की यात्रा में ऐसे क्षण आते हैं जब हमें प्रोत्साहन की आवश्यकता होती है, और ऐसे क्षण भी आते हैं जब हम दूसरों के लिए सहारा बन सकते हैं। यही परस्पर सहयोग जीवन को अधिक मीनिंगफुल बनाता है। जब व्यक्ति अपने आसपास भरोसेमंद और प्रेरणादायक लोगों का नेटवर्क बनाता है, तब उसके लिए चुनौतियों का सामना करना आसान हो जाता है और नए अवसरों को पहचानना भी सरल हो जाता है। इस अध्याय का मुख्य संदेश ये है कि एक शानदार जीवन अकेले नहीं बनाया जा सकता। अपने जीवन को डिजाइन करने के लिए आपको ऐसे लोगों की टीम बनानी होगी जो आपकी यात्रा में आपका साथ दें, आपको बेहतर बनने के लिए प्रेरित करें और आपके साथ मिलकर विकास की दिशा में आगे बढ़ें। क्योंकि सही लोगों के साथ मिलकर बनाया गया जीवन अधिक मीनिंगफुल, सक्सेसफुल और फुलफिलिंग होता है। हम अपनी इस अद्भुत पुस्तक डिजाइनिंग योर लाइफ की यात्रा के अंत तक पहुंच चुके हैं, और अब तक हमने जाना कि एक बेहतर जीवन संयोग से नहीं बनता, बल्कि उसे सोच समझकर डिजाइन करना पड़ता है। इस पुस्तक ने हमें सिखाया कि जीवन में स्पष्टता पाने के लिए सबसे पहले हमें अपनी वर्तमान स्थिति को समझना होगा, फिर अपने मूल्यों और विश्वासों के आधार पर एक मजबूत कंपास बनाना होगा, सही दिशा खोजनी होगी, सीमित सोच से बाहर निकलना होगा और अपने भविष्य की विभिन्न संभावनाओं को एक्सप्लोर करना होगा। हमने ये भी सीखा कि जीवन के बड़े निर्णय केवल सोचने से नहीं, बल्कि छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स और प्रोटोटाइप्स के माध्यम से लिए जाते हैं। सफलता का रास्ता हमेशा सीधा नहीं होता, और असफलताएं भी हमारी सबसे बड़ी टीचर्स बन सकती हैं। इस पुस्तक का सबसे महत्वपूर्ण संदेश यह है कि आपके लिए केवल एक सही जीवन नहीं है, बल्कि कई मीनिंगफुल और फुलफिलिंग जीवन संभव है। आपको केवल इतना करना है कि जिज्ञासु बने रहें, सीखते रहें, नए अनुभवों को अपनाएं और अपने जीवन को लगातार बेहतर बनाने की प्रक्रिया जारी रखें। याद रखिए, जीवन कोई समस्या नहीं है जिसे सॉल्व करना है, बल्कि ये एक डिजाइन प्रोजेक्ट है जिसे हर दिन थोड़ा और बेहतर बनाया जा सकता है। आपके निर्णय, आपकी आदतें, आपके रिश्ते और आपके कार्य मिलकर उस जीवन का निर्माण करते हैं जिसे आप भविष्य में जीना चाहते हैं। यदि आप अपने जीवन में पर्पस, क्लैरिटी, हैप्पीनेस और फुलफिलमेंट चाहते हैं, तो इस पुस्तक की सीखों को केवल सुनिए मत, बल्कि उन्हें अपने जीवन में लागू भी कीजिए, क्योंकि वास्तविक परिवर्तन ज्ञान से नहीं बल्कि एक्शन से आता है। हिंदी ऑडियो बुक चैनल पर हमारे साथ इस पूरी जर्नी में जुड़े रहने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। अगर आपको ये ऑडियो बुक समरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना न भूलिए, ताकि आपको ऐसी ही बेहतरीन सेल्फ हेल्प बुक्स और लाइफ चेंजिंग ऑडियो बुक्स सबसे पहले मिलती रहें। अपने जीवन को दूसरों की अपेक्षाओं के अनुसार नहीं, बल्कि अपने मूल्यों और अपने पर्पस के अनुसार डिजाइन कीजिए, क्योंकि जब आप अपने जीवन के डिजाइनर बन जाते हैं, तब आपके लिए संभावनाओं की कोई सीमा नहीं रहती। मिलते हैं अगली प्रेरणादायक पुस्तक के साथ। तब तक सीखते रहिए, बढ़ते रहिए और अपने सपनों के जीवन को रियलिटी में बदलते रहिए।